जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से आपके सामने मुखातिब हूँ। ब्यूरोक्रेसी के विषय में इस चैनल के दर्शक रतन त्रिपाठी ने कुछ पूछा कि ब्यूरोक्रेसी डिमांड्स बैलेंस्ड अप्रोच बट रिवॉल्यूशन डज नॉट कम थ्रू दिस अप्रोच, what to choose balanced or radical। ये भी लिखा है, I know your answer will be more inclined towards balanced approach। मैं बताने जा रहा हूँ। केवल ऐसा नहीं कि रतन ने पूछा तो रतन को ही बता रहा हूँ, ये ब्यूरोक्रेसी के बारे में इन जनरल बता रहा हूँ। आंसर तो रतन को मिल जाएगा अपने आप में। एक बात आप लोग शायद भूल गए हैं, जो अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो नहीं भूलना चाहिए था, या तो रेगुलर व्यूअर नहीं है, या आपने 2-4 वीडियो देखे, 10-15 देखें। वीडियोस की संख्या 350 है डिलीटेड को छोड़कर, 348 हो जाएंगे ये वाला वीडियो मिला के। वैसे तो 508 हो जाएंगे नंबर, और ये नंबर भी करेक्ट किया जा रहा है धीरे धीरे, डिलीटेड को हटा के फिर से नंबरिंग की जा रही है। देखो, नौकरशाह एक खूंटे में बंधी गाय है। रिमेंबर, खूंटे में बंधी गाय। एक मैदान में खूंटा गाड़ दिया और चरने के लिए गाय को छोड़ दिया, एक रस्सी बांध दी। मान लो रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। ये गाय केवल इस 5 मीटर की वृत्त में ही घूम सकती है। 5 मीटर के वृत्त में चाहे उछल ले, कूद ले, सो ले, ऊपर को पैर उठा के लेट जाए, नीचे को पैर उठा के लेट जाए, सिर नीचे को गड़ा के लेट जाए, चाहे ऊपर को मुंह कर ले, इस 5 मीटर रेडियस से ज़्यादा का वृत्त नहीं अपना सकती। ये बात अगर याद रखोगे तो ब्यूरोक्रेसी समझ में आ जाएगी, मैक्स वेबर की बताई हुई। ये बात भूल गए हो। नो रेडिकल, नो बैलेंस, नो दिस, नो दैट। ब्यूरोक्रेट एक खूंटे में बंधी गाय है, नियम के अंतर्गत कार्य करना है। ये बात तुम लोग भूल गए हो जो ऐसा प्रश्न मन में रखते हो। नौकरशाह अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। हमारे पास केवल, मैंने हमारे पास इसलिए कहा कि जिन्हें ना पता हो तो आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूँ। अब कुछ लोगों को इसी में मैं ढोंगी लगता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। एक कमेंट पड़ा हुआ पिछले वीडियो में कि तुम आईएएस नहीं ढोंगी हो। आई डोंट नो मैं कौन सा ढोंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। तो अपनी अपनी औकात है लोगों की, जितना जो सोच सकता है उतना ही सोचता है। औकात का प्रश्न तो सॉल्व हुआ नहीं कभी भी आज दिन तक। एनीवे, ये दुष्ट हैं जो लोग, केवल जेलस और कुछ नहीं है, और नथिंग एल्स। तो बात यह है कि हम नौकरशाह जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमें वही करना है जो हमें ऊपर से आदेश मिला है। ये ऊपर क्या है? ये एक पिरामिड है जिसके अंदर हम होते हैं। ऊपर का मतलब सरकार, सरकार यानी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से जो आदेश मिलते हैं, यानी सीधी बात यह है कि जो लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ हैं, जो नीति निर्णय हैं, जो नीतियां बनी हुई हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ हों, फिर वो जीओ के रूप में सामने आए, गवर्नमेंट ऑर्डर के रूप में सामने आए, हमें उनसे बंध के चलना पड़ता है। क्या क्या? रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स, मैनुअल्स। यानी हम कई चीज़ों से बंधे होते हैं गवर्नमेंट में। फर्स्ट थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, नेचुरली स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, संवैधानिक प्रावधान, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, मैनुअल्स। इन चीज़ों से हम बंधे होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स होते हैं उनसे बंधे होते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, एक पत्ता नहीं हिल सकता। अगर हम कुछ भी करते हैं, हम एक्टिविज़्म भी कर लें, तो वही गाय फुदक के भी जाएगी तो वही 5 मीटर जो भी रेडियस है उस रेडियस के अंत तक जाएगी। उसी को एक्टिविज़्म कह दिया जाएगा, जो रेडियस को टच करती हुई जाएगी। अगर हम अपने नियमों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, मैं जब ट्रेजरी ऑफिसर था मैंने TR-18 का इस्तेमाल किया, जो कोई ट्रेजरी ऑफिसर नहीं करता था। ट्रेजरी रूल 18, TR-18 का मैं प्रयोग करता था और बिलों को प्री ऑडिट के लिए भेज देता था। जो बिल पास होने आते थे उनको पहले ही महालेखाकार को भेज देता था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, कि इसमें मुझे शक है।
इस नियम का कोई प्रयोग नहीं करता। लोग ट्रेजरी अफसर को क्लर्क की तरह की पोस्ट समझते थे और क्लर्कों की तरह ही काम करते थे। मैंने TR-18 का प्रयोग शुरू किया, नज़ारा बदल गया। लोगों को समझ में आ गया ट्रेजरी अफसर अधिकार हो। लेकिन ये नियम था ना, अगर ये नियम नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहो कि मुझे किसी बिल पर संदेह हो, मैं अगले को जेल भेज दूं, तो ये मेरे अधिकार में नहीं था। सो दैट आई कुड नॉट डू दिस। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हुआ सेल्स टैक्स में, तो मैंने अपने शक्ति के तमाम सारे प्रयोग किए। मैंने एक्साइज की गड़बड़ियाँ पकड़ी, मैंने लोगों की मंडी समिति के टैक्स की चोरियाँ पकड़ी, सब कुछ पकड़ी। लेकिन उस अधिनियम में पनिश करने के लिए उस अधिकारी को लिखा, उस अधिकारी ने पकड़ा। एक पूरा ट्रक मोहन नगर पर सीडी से भरा हुआ पकड़ा गया। अब तुम लोग सोचते हो कि आज के ज़माने में सीडी तो 5 रुपए की मिलती है, वो ज़माना था सीडी 600 रुपये की आती थी, 600 रुपीज़ की। पूरा ट्रक करोड़ों का था। जब वो भूसे के अंदर सीडीज़ थी, जब मैंने पकड़ी हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट को सौंपा, इम्पोर्टेड सीडी थी सारी, पकड़ के सौंप दिया। कार्रवाई उन्होंने की, मैंने नहीं। मैं उतना ही कर सकता हूँ जो मेरी सीमा में है। सूर्यनगर पर मैंने ट्रक पकड़ा तो मुझे ये देखना पड़ा कि ये ट्रक दिल्ली बॉर्डर में तो नहीं है। अगर ये दिल्ली में आ जाता है तो मैं नहीं पकड़ पाऊँगा। वहाँ पर एक लाइन थी, एक सड़क पे एक वो सीमा रेखा बनी हुई है कि उधर दिल्ली है, इधर यूपी है, गाज़ियाबाद में। तो जब ट्रक इधर प्रवेश कर जाता था तो हम लोग खड़े रहते थे। वहाँ पर एक अग्रवाल स्वीट्स की दुकान थी, वहाँ खड़े होकर कुल्फ़ी फालूदा खाते रहते थे, कॉफ़ी पीते रहते थे। तब मुझे शुगर नहीं थी। तो उसके बाद जब वो ट्रक प्रवेश कर जाते थे, थोड़ा सा इधर आते ही उन्हें धर लेते थे। मेरे एरिया में आएगा तो मैं पकड़ूंगा। दिस इज़ कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है। अब इसके बाद बात आती है जो प्रश्न पूछा है तुमने। विद इन लिमिट्स हम बैलेंस्ड अप्रोच रखें या रेडिकल अप्रोच रखें। रेडिकल तो है एक्टिविस्ट, यानी हम अपने नियमों का सारा देखो, चाहे बैलेंस रखो तो भी कोई बुरा नहीं है, रेडिकल रखो तो भी बुरा नहीं है। लेकिन क्या होता है, यदि आप सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, यानी कि सारी बातें सही रहें, तो आप रेडिकलिज्म ना इस्तेमाल करें। आपसे डिपार्टमेंट कभी नहीं कहेगा कि आप रेडिकलिज्म इस्तेमाल करें। मैंने रेडिकलिज्म इस्तेमाल किया, बहुत जगह डिपार्टमेंट ने मुझे STF में लगा दिया, स्पेशल टास्क फोर्स में। मुझसे उम्मीदें बढ़ गई। मैं यूपी टॉप ऑफिसर 94 का हुआ, उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी घोषित किया गया। जिन्हें संदेह हो रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ ले, मैं उन्हें शायद फ़ोटो भी भेज दूंगा जो गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है। कोई जलने वालों को कमी नहीं है। पता नहीं बच्चे मुझसे क्यों जलते हैं। तुम बच्चे हो, तुम्हारे बाप की उम्र से भी मेरी उम्र ज़्यादा है, फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ लोग हैं जो जलते हैं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग बाप से भी जला करते हैं कहीं। अलीगढ़ में पोस्टेड था, उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी घोषित किया गया, इसीलिए कि 3 अधिकारी डिक्लेयर करने थे। वो लेटर बड़ा मज़ेदार है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा हुआ है, जिसमें लिखा है कि निम्नांकित अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ अधिकारी घोषित किया जाता है। नंबर 1 प्रमोद कुमार दीक्षित, नंबर 2 खाली जगह, नंबर 3 खाली जगह। मेरे अलावा कोई मिला ही नहीं उन्हें, एक ही को किया गया, ओनली 1 सम्मान किया गया। नृपेंद्र मिश्रा थे वो सचिव उस समय, उन्होंने जो है बाकायदा सम्मानित किया। अब ये न पूछना सम्मान में क्या दिया गया, मज़ेदार है वो भी। 750 रुपये मिले थे और बाकायदा लिफाफे में रख के एक सम्मान पत्र मिला था, तो वो दिया गया। वो 750 रुपये क्या रखते, मैंने 750 खर्च करके वो सम्मान पत्र जो है एक तांबे के पत्र पर मढ़वा लिया और उसको मैंने सुरक्षित रखा हुआ है। तो हम रेडिकलिस्ट होते हैं तो सरकार हमें थोड़ा इज्जत बख्शती है, और अगर हम मध्यम मार्ग पर चलते हैं तो सरकार कुछ नहीं पूछती है। हमें एंट्रीज मिलती रहती हैं। ऐसे साल में जिस साल हम थोड़ा रेडिकलिस्ट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट हमें उत्कृष्ट एंट्रीज दिया करती है। प्रमोशंस में आसानी हो जाती है, प्रमोशंस होते चले गए। ये तो मैंने छोड़ दी नौकरी 15 साल पहले, वरना तो जो मेरे साथ के लोग सभी जो हैं वो एडिशनल कमिश्नर होकर ही रिटायर हुए हैं सभी, या मेंबर ट्रिब्यूनल होकर, जो जुडिशल लाइन में चले गए मेंबर ट्रिब्यूनल होकर रिटायर हुए। मैंने 15 ईयर पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पढ़ाने का जुनून जो तारी है, पूरा जुनून हावी है, तो इसलिए मुझे वो जुनून तो रहने नहीं देता। रेडिकल अप्रोच
कई जगह करनी पड़ती है। मैं चूँकि कॉमर्शियल टैक्स में था तो मैं उसी की बात करूँगा, मैं पुलिस की बात नहीं कर सकता। मैं बात उतनी करूँगा जो ऑथेंटिक है, जो मैं जानता हूँ। जो मैं नहीं जानता उसकी बात चर्चा करना आप लोगों को बेकार बेवकूफ़ बनाना होगा, मैं नहीं करता। जो मैं था मैं उसी विभाग की बात कर सकता हूँ। जब मेरे सामने व्यापारी ये सोच के आता है कि मैं सर को बेवकूफ़ बना दूंगा, तो बता दूं कि 3 लाख में से एक सेलेक्ट हुआ हूँ। 1983 के बैच में जब वैकेंसी निकली थी तो 5 वैकेंसी थी सेल्स टैक्स की, असिस्टेंट कमिश्नर वाली। उन 5 में से एक मैं हूँ टॉप पर। 3 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो मेरा मन करता था मैं इसको बता दूं कि मैं लाखों में से एक हूँ, मैं कोई एलपी नहीं हूँ लल्लू पंजू। और मैंने बता दिया। और ये भी नहीं कि मैं एक बार धोखे में पीसीएस हो गया हूँ, 4 बार निरंतर सिलेक्शन है, पूरा वीडियो बना हुआ है, सारी कहानी बताई हुई है। तो मैं इसको बता दूं कि समझता क्या है मुझको। ईगो होता है थोड़ा, अधिकारी में ईगो आ जाता है। तो मैं इसको बता दूं कि समझता क्या है, इसने मुझे क्या समझा हुआ है। देन आई बिकेम रेडिकलिस्ट। यू कैन नॉट बी दैट ईजी गोइंग ऑफिसर एट दैट टाइम। हाँ, आप मरे गिरे तौर पर रहें तो ये शोभा भी नहीं देता। बता दीजिए सामने वाले को कि बेवकूफ़ समझते हो क्या, बता देना चाहिए। ये ईगो आ जाता है। मैं ईगो के लिए जीवन में मना करता हूँ, लेकिन जब सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझे तो उसको बता दीजिए कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। बेवकूफ़ वो है जो आपको बेवकूफ़ समझ रहा है। देन वी शुड बिकम रेडिकलिस्ट एट दैट टाइम। आई एम ईजी गोइंग। मेरे सामने व्यापारी आ रहा है, बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं, बड़े बड़े बही खाते रख रहे हैं। ये एक व्यापारी आए बड़े हिकारत से, हाँ साहब केस करना है। हमने कहा केस के लिए तो बुलाया ही है। हाँ भाई मुनीम जी ज़रा खाते ले आओ। देखो साहब खाते देखेंगे। बिल्कुल यही टोन थी, मैं बहुत अच्छी मिमिक्री नहीं कर पाता। देखो साहब खाते देखेंगे, खाते दिखा दो जरा। उसने लाके मुनीम जी ने बहुत सारे बही खाते रख दिए। और रख दो, और रख दो मुनीम जी। अरे गाड़ी में से ले आओ यार, गाड़ी भर के खाते इसीलिए तो लाए हैं, साहब देखेंगे, विद्वान आदमी हैं, देखेंगे। मेरा दिमाग चढ़ता जा रहा। मैंने कहा बच्चों को बताना तो पड़ेगा। समझ क्या रखा, एक्सपोर्टर थे कोई, पैसे के नशे में चूर। अब मैंने उनसे उधेड़ना शुरू किया। मैंने एक ही बात कही, कंसाइनमेंट रजिस्टर दिखाइए पहले, सबसे पहले फॉर्म एच का रजिस्टर दिखाइए, फॉर्म ई का रजिस्टर दिखाइए, ये रजिस्टर दिखा। देखो मुनीम जी लाए हो। अब वो नीचे आया, मुनीम जी लाए हो क्या। मुनीम जी ने कहा सर फार्म एच वाला तो रह गया, घर पर दुकान पर रह गया। हमने कहा ई वाला भी रह गया होगा। कंसाइनमेंट तो लाओगे नहीं, वो तो बना ही नहीं होगा। ना ना साहब बना है, सब बना है साहब, डेट दे दो अभी। हमने कहा मुनीम जी इतनी मेहनत की है, सारे खाते लाए हो, कुछ तो देख लें। लाओ अच्छा बैलेंस शीट निकालो। बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट देख के मैंने कैलकुलेट किया, उसके बाद तमाम हिसाब लगाया, तमाम चीज़ें देखी जो उन्होंने कर रखा था, डेटर्स क्रेडिटर्स ये वो सारा, ब्याज दिखा रखा था, बिना ब्याज के लोन दिखा रखा था, सेल परचेज को लोन में कन्वर्ट कर रखा था। एक्चुअली ही कन्वर्टेड सेल एंड परचेज इनटू लोन गिवन एंड टेकन। जैसे मान लो 1 करोड़ रुपया परचेज वो दिखाया, 1 करोड़ रुपया लोन लिया, तो लोन नहीं लिया, 1 करोड़ का माल बेचा और शातिर आदमी ने दिखाया कि ये जो है मैंने लोन लिया रिश्तेदार से, ब्याज के कॉलम में ब्याज नहीं। मैंने कहा बिना ब्याज के कौन भला आदमी 1 करोड़ लोन दे देगा तुम्हें। ऐसे ही लोन दिया, रॉ मटेरियल ख़रीदने के जो पैसे थे वो लोन दिए में दिखा दिए। बहुत डिटेल है, मैं आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन मैंने धर लिया और ऐसा धरा उनको कि उनका एक्सपोर्ट फेल हो गया सारा। दिल पे लग गई बात। वो ये समझ रहे थे कि मुझे अकाउंट्स देखना नहीं आता। मैंने बता दिया कि मुझे आता है, तुम्हें अधिकारी को समझना नहीं आता, तुम अधिकारी को समझते नहीं हो। जीवन भर याद रखोगे। ऐसा याद रखा कि 20 करोड़ का एक्सपोर्ट उस ज़माने में सेल में कन्वर्ट हो गया। हाई कोर्ट तक राहत नहीं मिली थी जब तक मैं पोस्टेड था, सुप्रीम कोर्ट का मुझे पता नहीं। लाला ऐसे चक्कर में आए थे कि झेल गए। रीज़न ये है ना कि जब सामने एक बात है, मैं शरीफ के लिए बहुत शरीफ, बदमाश के लिए मैंने हमेशा सिद्धांत अपनाया, बदमाश के लिए छठे शाठ्यम समाचरित। 9 लोगों पर मुकदमा चल रहा है कानपुर के कोर्ट्स में जिन्होंने यूट्यूब पर बदतमीज़ी की भाषा प्रयोग की है। 9 लोगों पर झेल रहे हैं, एक अरेस्ट हो चुका 10वें केस में।
जिन्होंने बदतमीजी की लैंग्वेज प्रयोग की है। यू हैव नो राइट टू इंसल्ट मी। इंसल्ट करने का अधिकार मैंने नहीं दिया। जिसने ढोंगी कहा है, मैं बता सकता हूँ, ऐसा बता सकता हूँ जीवन भर याद रखोगे, ऐसा याद रखोगे भूल जाओगे, उल्टे हो के माफ़ी मांगोगे, उसके बाद भी माफ़ नहीं होगे, ये मैं बता देता हूँ। तब समझ में आएगा कि ढोंगी कौन होता है, तब समझ में आएगा कि मैं आईएएस हूँ या नहीं हूँ, तब समझ में आएगा। छोड़ देने की देर है शिष्यों को तुम्हारे ऊपर। खाली फर्जी आईडी लेके घूमते हो और कुछ नहीं है, समझे ना। रेडिकलिस्ट तो होना पड़ता है, पब्लिक है ऐसी। ये पब्लिक जो है, जब सरकारी अधिकारी बैठता है तो ये पब्लिक जो सामने आती है, ये ऐसी पब्लिक है कि इसको रगड़ देना होता है। रीज़न ये बेनिफिशियरीज नहीं, ये चोर आते हैं सामने, तमाम सारे टैक्स के चोर आते हैं, अपराधी आते हैं, गुंडे आते हैं, बदमाश आते हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बैलेंस व्यू अपनाइए। काहे का बैलेंस व्यू? मैं नहीं छोड़ता कभी भी, बैलेंस व्यू नहीं अपनाता मैं, यहाँ पर मैंने नहीं अपनाया कभी भी। तो बेटा, जिन्होंने ये लिखा है कि शायद आपका जवाब बैलेंस व्यू होगा, नहीं। मैं एज ए टीचर जब बात करता हूँ तो मैं बैलेंस व्यू कर सकता हूँ, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर नो बैलेंस व्यू। हमें नीति पालन करने के लिए दिया गया है, मैं पालन करूँगा। मुझे सरकार ने शक्ति दी है, मैं उस शक्ति का भरपूर प्रयोग कर सकता हूँ, क्यों ना करूँ। सरकार ने दी ही शक्ति इसके लिए, ब्रह्मास्त्र दिया है चलाने के लिए, ब्रह्मास्त्र जेब में रखने के लिए नहीं होता। जब सामने वाला राक्षस है तो उस राक्षस पर ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा। अपराधी को पुलिस का बैलेंस व्यू अपनाएंगे, काहे का बैलेंस व्यू। कल योगी जी एक जगह कह रहे थे ठोंक दिए जाएंगे, मुझे बहुत बढ़िया शब्द लगा, आई प्रेज हिम। मैं किसी राजनीतिक के लिए ताली नहीं बजाता। मैंने अपने घर में देखते हुए टीवी, जब वो आपकी अदालत में आ रहे थे और उनका ठोक दिए जाओगे, मैंने कहा बहुत बढ़िया शब्द है, ठोक देने लायक ही हैं ये लोग। अपराधी ठोक देने लायक है। अपराधी इसलिए नहीं है कि मुकदमे पर मुकदमा चलता जाए, उसके बाद अपील पे अपील होती जाए, अपील के बाद रिमांड होता जाए, रिमांड के बाद फिर होता जाए, नहीं, ठोक दो सीधे। रेडिकलिस्ट अप्रोच ठोकने लायक है। मैं यहाँ बाकी कोई कमेंट आमंत्रित नहीं कर रहा है योगी जी पर, ना मैं राजनीतिज्ञ हूँ, ना राजनीति पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ठोक देना पसंद करता हूँ। अपराधी को अधिकार नहीं है उसको जीने का संसार में। जो अपराधी है भले लोगों को जीने नहीं देता है, जो टैक्स चोर है, जो लोग शराफत से व्यापार करते हैं उनको जीने नहीं देते हैं, ठोक देने का अधिकार है अधिकारी को। उसका अधिकारी इसीलिए बनता है, ठोक दो। तुम सोच रहे होगे सराज जो है ठोक देने के मूड में हम लोग कहते ही थे ठोक दो, टैक्स ठोक दो। पुलिस वाला होगा वैसे ठोक देगा, जिसके हाथ में जो है वही करेगा। दे डिजर्व, पीपल आर सो बैड, सो इल मैनर्ड कि उनको वे यही डिजर्व करते हैं। हम अपने अधिकार के बाहर ना जाएं, अधिकार के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर अधिकार के बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, सजा होगी। अधिकार के बाहर क्यों जाए? अपने अधिकार में बहुत कुछ पावर है। हाँ, कभी कभी हम अपने अधिकार के बाहर जाके भी काम करते हैं, इल्लीगल नहीं करते, लेकिन अधिकार के बाहर जाके ये करते हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं एक्साइज डिपार्टमेंट के निगाह से चेक करूं और फिर एक्साइज को सौंपूं। मैंने किया है, बहुत बार किया। मैं सोचता हूं क्यों ना सौंपूं। एक आम आदमी तो जानता नहीं कि एक्साइज के नियम क्या होते हैं, मुझे तो पता है। मैं तो छोड़ूंगा नहीं इसको। इसकी ये मजाल की सड़क पे चल रहा है, माल लेके चल रहा है, सरकार को टैक्स नहीं दे रहा, आंखें भी दिखा रहा है, इसकी ये मजाल। आई विल नॉट स्पेयर एंड आई नेवर स्पेयर्ड। छोड़ा नहीं है मैंने कभी भी। एडवेंचर्स ऑफ ऑफिसर मैंने वीडियो बनाए हुए, देख लीजिए, छोड़ा नहीं। शांति का मतलब ये नहीं है। आज मैं बौद्ध धर्म की 4 बातों में बिलीव करता हूँ, अधिकारी होकर मैंने नहीं किए। आज मैं बिलीव करता हूँ कि मैत्री बहुत अच्छा, मुदित मैं प्रसन्न रहूँ, इसीलिए मैं लोगों को ब्लॉक कर देता हूँ, बहस नहीं करता।
मेरी प्रसन्नता में बाधक हैं, ब्लॉक, भागो, मरो जाके जहाँ मरना है जाके। कुछ लोगों की विष्ठा चाटने की आदत होती है, मलमूत्र खाने की आदत होती है, उसी में प्रसन्न होते हैं। उनको गंगा जल हजम नहीं होता, उनको मिठाई हजम नहीं होती। जो नरक का कीड़ा होता है, जो नाली में रहता है ना, उसको नाली पसंद होती है, कीचड़ की खुशबू में आनंद आता है। उसको अच्छी मिठाई खिलाओगे मर जाएगा। मरो जाके क्यों मेरे चैनल पर आते हो? ऐसे लोगों के लिए तो मैं ये कहता हूँ, उपेक्षा है, ये करुणा है, दया है। भगवान इनको सद्बुद्धि दो। मूर्ख हैं, मर रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इंसान का जन्म लिया है, इनको इंसान के जन्म लेने की तमीज़ नहीं है, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, सम्मान तो छोड़ दो, बात करने की तमीज़ नहीं है। इनके ऊपर मैं क्या सोचूं? इनके ऊपर निकृष्ट निरीह प्राणी हैं। तो आज तो मैं ये अपना सकता हूं, लेकिन रिटायरमेंट के पहले तो मैंने नहीं अपनाया, छोड़ा नहीं है मैंने किसी प्रकार। चाहे आप ब्यूरोक्रेसी की रेडिकल अप्रोच कहिए, कुछ भी कहिए। अब आप कहिए कि क्या पर्सनल बातों पर भी नहीं छोड़ा? बिल्कुल नहीं छोड़ा। पर्सनली क्या मैं अधिकारी हूं तो मैं सरकार के लिए हूं, सरकार ने मुझे अधिकारी बनाया है। मुझे अधिकारी के तौर पर अगर किसी ने इग्नोर किया या किसी ने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, किसी ने मेरे सामने फर्जी खाते रखे, किसी ने मेरे सामने गलत चीज़ें की, मैंने छोड़ा नहीं है किसी तरह को। मैं नाम लेकर कंपनियों के कह दूं, होंडा कंपनी की 3 कारें जब पकड़ी थी, 9 लाख रुपए जुर्माना जमा किया मैंने, चलते चलाए। 2004 मैंने यहीं पर चेक पोस्ट पर 9 लाख रुपए नकद वसूले उनसे। उन्होंने कह दिया था, अरे होंडा को पकड़ सके, ये मतलब कुछ ऐसा जैसे कि वो ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे, हम ज़माने से नहीं। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, चोरी करते हो टैक्स की, ऊपर से जो है ये दुनिया भर की सारी बातें करते हो। कैसे कैसे नहीं, तुमसे ज़माना है, काहे का ज़माना? टैक्स की चोरी करो पकड़े जाओगे, चाहे होंडा हो चाहे सुजुकी हो। बाहर के व्यापारी हो, कायदे से हिंदुस्तान में व्यापार करने आए हो, कायदे से व्यापार करो, कायदे से करके जाओ, छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे कहीं के हो। चेक पोस्ट पर कमिश्नर साहब है, प्रशांत कुमार जी कमिश्नर थे हमारे, चेक पोस्ट पर आए देखने कौन अधिकारी है जिसने होंडा की गाड़ियाँ पकड़ ली। होंडा वालों ने सीधे शिकायत की कमिश्नर के पास पहुँच के डायरेक्टली कि एक अधिकारी तंग कर रहा है। आए, किसने पकड़ा? मैंने कहा सर मैंने। तुम जानते हो तुमने पकड़ा, अगर गलत साबित हुआ तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। मैंने कहा सर पता है, वो तुम्हें पहले ही रेजिग्नेशन लेटर दे चुका हूँ, आपने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, तो मैं नौकरी मजबूरी में कर रहा हूँ। बोले किस लिए पकड़ा है? मैंने कहा सर ये देखा, देखते गए देखते गए देखते गए, 3 लोगों के चेहरे देखने लायक थे। कमिश्नर, मेरे जॉइंट कमिश्नर जो मेरे बॉस थे, मेरे जॉइंट कमिश्नर ये देख रहे थे कि वो मुझे बहुत पसंद करते थे, तो वो देख रहे थे कि मैं तो नहीं फंस रहा। मेरे चेहरे पे कोई भाव नहीं था, मैं जानता था मैं सही हूँ। मेरे जॉइंट कमिश्नर चेहरे पे था, कहीं कमिश्नर के चेहरे का भाव ऐसा ना हो जाए कि वो कहे कि इसको जो है पनिश करो अधिकारी को। और होंडा का जो डायरेक्टर्स में से एक आया हुआ था, जो नोएडा में प्लांट था इनका, वो कमिश्नर का चेहरा देख रहा था। कमिश्नर ने देखा, उसने कहा अच्छा ओके ठीक है भैया, ऐसा करो, हाँ क्या नाम आपका? नाम लिया जो होंडा से आए थे। आप क्या हैं वहाँ? उनका सर मैं ये हूँ। आप ये 9 लाख रुपीज़ जमा कराने का इंतजाम कर दीजिए। ओके ठीक है, फाइल रखी, हमें दी, बोले ठीक है दीक्षित, ओके गो अहेड। मैं भी उछला नहीं खुशी से, मुझे पता था यही होना है। सही है, चोर तो चोर है, टैक्स की चोरी कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, पकड़ा जाएगा। हांगकांग बैंक, हांगकांग की शंघाई बैंक जो है, मैं साथ गया, जाके पैसे लेके आया, ला मेरे पैसे सरकारी पैसे हैं, मुझे दो, मैं छोड़ूंगा नहीं तब तक। वो भी कहें कि कहाँ किससे पाला पड़ा, बने रहो होंडा। आई नेवर स्पेयर्ड एनीवन, चाहे कोई भी बना रहे। दिस वॉज रेडिकल अप्रोच आई हैव टू अडॉप्ट। मेरे एक सीनियर थे, डॉक्टर साहब थे, वो भी फिजिक्स के डॉक्टर श्रीवास्तव थे, तो वे बड़े अच्छे मित्र भी थे, 13 साल सीनियर थे मुझसे। हम लोग इकट्ठे चेकिंग किया करते थे। डॉक्टर साहब कह रहे, अरे दीक्षित जाने दो यार, तुम अभी नया खून है तुम्हारा, अब मेरा तो ठंडा हो रहा है। अरे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये थोड़ी चोरी करती। हमने, डॉक्टर साहब बड़ी कंपनियां, बड़ी चोरी, छोटा बेचारा क्या चोरी करेगा, छोटे को क्या पकड़ो, लाला मुसद्दी लाल को पकड़ने से क्या फ़ायदा। अब पकड़ो तो इसको पकड़ो, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
जब हिंडाल्को पे हाथ डाला तो कहे हिंडाल्को पे, हमने कहा बिल्कुल हिंडाल्को पे हाथ डाल रहा हूँ। हिंडाल्को पर रेड हुई, 40 करोड़ का एवेजन निकला था उस साल में। पूरी रेड हुई, पूरी टीम अफसरों गई रेणुकूट, जाकर उनको जो है पूरे छापे मारी। मैं गाजियाबाद से हापुड़ जाके, जो ट्रेन जाती थी पूरी टीम जो गई थी, वो हाई पावर टीम भेजी गई थी रेड के लिए, क्योंकि जुरिडिक्शन देखा जाता है। मैंने पकड़ा था गाजियाबाद में बैठ के, मुझसे फाइल मंगाई डिप्टी कमिश्नर ने, वो उसने क्या नाम एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, मुझे हापुड़ में आके फ़ाइल दे जाओ। मैं गाजियाबाद से हापुड़ गया टैक्सी लेके, हापुड़ में ट्रेन में उनको फ़ाइल लेके आया। उन्होंने पीठ थपथपाई, शाबाश दीक्षित बहुत बढ़िया काम किया। आके मुझे पुरस्कार दिया गया इस बात के लिए। वही बात है, पुरस्कार में पैसे नहीं होते हमारे यहाँ, तारीफ़ हो जाए बहुत बड़ी बात। पुरस्कार मिला कि आपने इतनी बड़ी रेड को अंजाम दिलवाया। तो रेडिकलिज्म तो करना पड़ता है भाई। हम बांटने के लिए बैठे हो तो कहाँ रेडिकलिज्म करेंगे। जिस बच्चे ने पूछा है ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, रेडिकलिज्म देखो, लोक प्रशासन सदैव एक सा नहीं है। हम कई तरह से प्रशासन करते हैं। अगर मैं सीडीओ होता, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता, तो मैं बांटने के लिए बैठा होता, तब काहे का रेडिकलिज्म, बैलेंस अप्रोच अपनानी है। समझना इस बात को, लिखने वाली बातें हैं सारी, ये एग्जाम में लिखने वाली। ये फड़िया या लक्ष्मीकांत को नहीं पता, दे हैव नेवर बीन एडमिनिस्ट्रेटर्स, इसलिए इनको नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन कितने तरह का होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कई तरह का होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक तरह की चीज़ नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जब हम अपने पिरामिड में बात करते हैं, व्हेन आई एम द ऑफिसर एंड आई एम टॉकिंग ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, तब इसका स्वरूप अलग होता है। इसमें भी व्हेन आई एम टॉकिंग विद माई जूनियर्स, क्लर्क्स एंड पियोन्स, देन इसका स्वरूप अलग होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई सीनियर्स, तो इसका स्वरूप अलग होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग टू अदर डिपार्टमेंट, तो इसका स्वरूप अलग होता है। व्हेन आई एम टॉकिंग टू पब्लिक, तो इसका स्वरूप अलग होता है। अलग अलग स्वरूप होता है। और जब हम सारे स्वरूपों में फिर दो स्वरूप और होते हैं, वेदर आई एम पोस्टेड इन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इन एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। जब मैं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में हूँ, जिसको कॉमन लैंग्वेज में पकड़ धकड़ छापेमारी वाला कहते हैं, जो मैं रहा हूँ, तो हमारी अप्रोच रेडिकल हो जाती है। जब मैं डेवलपमेंट के लिए हूँ, बांटने के लिए बैठा हूँ, ये छात्रवृत्ति वो स्कॉलरशिप, तो हम बैलेंस व्यू में काम करेंगे, हम रेडिकल नहीं होंगे। मैं तो वहाँ भी रेडिकल हो गया। ट्रेजरी में तो मैं पेंशन बांटने के लिए था, 2 डिपार्टमेंट में रहा हूँ सरकारी विभागों में। बीच वाले पीसीएस मेरा रीजनल ऑडिट ऑफिसर हुआ था, बकवास पोस्ट थी, मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। मध्य प्रदेश में बीडीओ में हुआ था, वहाँ ज्वाइन नहीं किया मैंने। तो वहाँ पर रेडिकल अप्रोच की ज़रूरत नहीं थी, बट मैं वहाँ भी रेडिकल हुआ। मुझे लगा कि ये पेंशनर, आप सोचो बुजुर्ग आदमी सरकार को लूटने के लिए बैठे हैं। मैंने पकड़े कई पेंशनर, जेल भिजवाए, ऐसे पेंशनर कि जो दूसरे के बदले दूसरा आ गया। एक भाई पेंशन लेते लेते मर गया, वैसे ही उसका दूसरा भाई, वही दाढ़ी रखे हुए, वही वो सब वैसे ही बाल करा लिए, सारा फ़ोटो मिलने लगी, वो आ गए। बुढ़ापे में फ़ोटो मिलने लगती हैं लोगों की, आ गए। मैंने चेक किया, मस्सा जहाँ होना था नहीं था, यहाँ मस्सा होना चाहिए था, मस्सा नहीं था, तिल जहाँ होना चाहिए था नहीं था। वेरीफाई किया, सब कुछ किया, उठा के पकड़ के अरेस्ट कराया, जेल भेज दिया। बने रहें बुजुर्ग, क्या कर सकते हैं। सरकार को चूना लगाओगे, छोड़ूंगा नहीं। हड़कंप मच गया पेंशनर्स में कि सर तो बहुत देखते हैं, सर तो एक एक निशान देख ले रहे हैं बॉडी का, बॉडी के निशान तो फेक नहीं कर पाएंगे। बहुत पकड़े लोग। मुरादाबाद में रहा 3 साल, 83 से 86 तक। लोग कहते थे कि ट्रेजरी में जलजला आ गया, भूकंप आ गया। इसलिए आ गया कि मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। वाई शुड आई टॉलरेट। मैं बैलेंस अप्रोच अपना लूं। तो नॉर्मली बैलेंस अप्रोच हम जहां बांटने बैठे होते हैं वहां तो अपना सकते हैं, लेकिन मैं वहां भी नहीं अपनाऊंगा। अगर मैं बांटने के लिए बैठा हूं तो मैं उन ग्राम प्रधान जी को पकड़ के जेल भिजवा दूंगा जो फर्जी आदमी को लोन दिलवा रहे हैं, जो भैंस के नाम पे लोन दिलवाते हैं, बाद में भैंस मर गई, सींग पूंछ कान और पूंछ कटे हुए दिखा दिए कि लोन बढ़ गई। मैं तो वेरीफाई करवा लूंगा कहाँ से आए कैसे आए, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। सो these are 2 approaches and the bureaucrat has to adopt these approaches. अगर शासन और प्रशासन का समर्थन प्राप्त है, अधिकारी राजा है। अगर शासन और प्रशासन किसी एक जाति के लिए बना हुआ है, किसी एक जाति का भला कर रहा है, किसी एक जाति को दबंग बना रहा है, तो अधिकारी क्या करेगा। तब बैलेंस अप्रोच अपना लो भैया, शांत हो जाओ।
आपकी कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन अगर प्रशासन कहता है जाओ बेटा करो जाके अपना काम पूरी तौर पे, कोई दिक्कत नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी अपनानी पड़ती है। हम रेडिकल होते हुए भी उस विशेष जाति को थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है जिसकी सरकार होती है। आज तो गनीमत है किसी जाति की सरकार नहीं है, लेकिन जब किसी जाति की सरकार होती है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, रेडिकल होते हुए बैलेंस होना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है, जातिवाद का दुर्भाग्य है ये, लेकिन होना पड़ता है, प्रैक्टिकली नहीं मारे जाएंगे तो हम अवॉइड करते हैं, अप्रोच अपनाते हैं, बैलेंस अपना लेते हैं। ये कहानी है बैलेंस अप्रोच की और रेडिकल अप्रोच की। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और ये जलने वाले जरा अगर सुन के फ़ायदा उठा लोगे तो निकल जाओगे। जो इतने साल से फेल हो रहे हो ना, वो कलंक मिट जाएगा, दिमाग हट जाएगा। फेल हो के फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि जो अपने पिता से जलने लगे हो, जो बाप के बराबर आदमी है ना उससे जलने लगे हो, ये चीज़ तुम्हारे लिए घातक है। ज़िंदगी जी नहीं पाओगे ठीक से, हर वक्त तिल तिल करके जलते रहोगे दूसरों से और कुछ नहीं करोगे। और ये कमी मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कमी उस समुदाय में, जो समुदाय अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर सकता, वो समुदाय नष्ट हो जाता है। ये समझते हैं आप? वो समुदाय नष्ट हो जाता है जो अपने बड़ों की इज्जत करना भूल जाता है। और ये बड़ों का श्राप होता है उसके लिए कि देखो तरक्की करके तो दिखा दो तुम, जो तुम्हें तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की, उनके लिए। बाकी के लिए गॉड ब्लेस यू। लगे रहो बच्चों अपने कर्तव्य में, कम विथ फ्लाइंग कलर्स, पास हो जाओ, अधिकारी बन जाओ, बढ़िया भारत को ऊंचा उठाओ। थैंक यू वेरी मच।